हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे पैराजंबल। बैंकिंग के एग्जाम में पैराजंबल का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो पीटी हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे बैंक का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें आपसे पैराजंबल्स पूछे ही जाते हैं। आप ये जानते होंगे कि पैराजंबल को अरेंज करना होता है। अरेंज करने के लिए आपके पास प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स होना चाहिए और थोड़ा सा खुद का दिमाग भी, ठीक है। सो मेरा नाम आप जानते ही होंगे, मैं हूं मनदीप सिंह और एग्जामिफाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लास्ट डेज में मैंने पिछले कुछ दिनों में मैंने प्रीवियस डेज में फिलर्स के भी वीडियोस डाले हैं, ठीक है, वो भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा, आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। कुछ उसमें आपको मैंने टिप्स दिए हैं कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे आपको फिलर्स के क्वेश्चन सोचने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन क्या होता है जल्दी बन जाता है, ठीक है ना। और एलिमिनेट करके कैसे बनाना चाहिए, ये सब हमने वहाँ पर बात किया था। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे वो टोटली बात करेंगे पैराजंबल पर बेस्ड। कैसे बनाना चाहिए पैराजंबल, क्या सोचना चाहिए। बेसिकली बच्चों का बहुत बड़ा ये इशू आता है कि सर पैराजंबल गलत हो जाता है, पैराजंबल गलत हो जाता है। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि पैराजंबल गलत हो जाता है, सर कैसे करें। मैं आपको वो हर एक ट्रिक बताऊंगा और हर एक वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका पैराजंबल गलत ना हो, और आपको एक दूसरा रास्ता भी बताऊंगा जिससे कि आप एग्जाम में गलती करने से बच सकते हो और स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आते हैं पैराजंबल पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे, मतलब कुछ टिप्स पे बात कर ले कि आपको थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे, ये यूनिवर्सल स्टेप्स है। मतलब ये जो मैं चार पांच स्टेप यहाँ पर आपको बताऊंगा ये यूनिवर्सल स्टेप है, ये आपको हर तरीके के पैराजंबल पे इनको अप्लाई करना है। ये जो मैं चार पांच अभी आपको स्टेप्स बताऊंगा ये आपको हर तरीके के पैराजंबल पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। क्या स्टेप्स अप्लाई करना है एक बार मैं पहले आपको समझा दूं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके आऊंगा, वहां पर अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसे सेंटेंस लिखा है जैसे पहला पॉइंट लिखा है आइडेंटिफाई द ओपनिंग सेंटेंस। हम जब मेरे सामने मान लो चार पांच सेंटेंसेस आए, सेंटेंस ए बी सी डी ऐसे करके चार पांच सेंटेंसेस अगर मेरे सामने आते हैं, तो इसमें सबसे पहला पढ़ते समय मेरा सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए कि मेरे को टॉपिक पता लग जाए। क्योंकि मेरा टॉपिक ही क्या होने वाला है फर्स्ट सेंटेंस। मेरा टॉपिक ही क्या होने वाला है फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस अगर आप अच्छे से पता लगाओगे तो आपका एग्जाम में एक नंबर तो पक्का हो गया ना। हम लोग को एक एक नंबर बढ़ा के एक एक नंबर अपने रिजल्ट में ऐड करके हम लोग को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। चाहे वो आप घर में बैठ के मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सबसे पहला टारगेट आपका पैराजंबल पे क्या होगा कि आप टॉपिक और फर्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करोगे, जो कि इन जनरल लगभग सारे लोग कर लेते हैं, जो बैंकिंग के एस्पिरेंट है कर ही लेते हैं ले दे के, ठीक है ना। उसमें बेसिकली कोई जल्दी फंसता नहीं है। बट फिर भी मैं तो आपको बेसिक से बताऊंगा, मैं तो उन बच्चों को भी टारगेट करूंगा, हो सकता है वो पहली बार पैराजंबल देख रहा हो बैंकिंग के लिए, तो मेरे को उसको भी टारगेट करना है, तो मैं बेसिक से बताऊंगा। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं जो पहले से पैराजंबल के बारे में समझते हैं, फिर भी वो इस वीडियो को देखे, उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप टॉपिक और फर्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करो, जो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उस पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा बात, एक चीज अवॉइड करो। क्या अवॉइड करो? यूज ऑफ प्रोनाउंस इन द फर्स्ट सेंटेंस। जनरली क्या होता है फर्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं आते। आपको अच्छे से पता है हमारे पास ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा नाउन और एक होता है हमारा प्रोनाउन। और नाउन जो हमारा होता है ये नेमिंग वर्ड्स होता है, नेम को दिखाता है, और इन्हीं नेमिंग वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए कौन आता है हमारे पास? प्रोनाउन आता है। सो प्रोनाउन कम्स टू रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउन किस लिए आता है? नाउन को रिप्लेस करने के लिए। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मेरे पास दो ही सेंटेंस है, सपोज कीजिए मेरे पास दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस में नाउन लिखा हुआ है और एक सेंटेंस में उसके लिए प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो तुम मेरे को एक बात बताओ कि पहले आप ए नंबर सेंटेंस को अरेंज करोगे कि पहले बी को अरेंज करोगे। सपोज करो मैं किसी रोहन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रोहन लिखा है और यहाँ पर उसी रोहन को रिप्लेस करके ही लिखा है दूसरे सेंटेंस में, मैं पहले कौन सा सेंटेंस यूज करूंगा? ऑब्वियसली रोहन वाला करूंगा, नेम वाला करूंगा, क्योंकि पहले हम लोग किसी भी इंसान का नेम बताते हैं ना, उसके बाद फिर क्या बताते हैं उसको, ही या सी प्रोनाउन से, लड़का है तो ही, गर्ल है तो शी, फीमेल है तो, ऐसे कर करके फिर उसको रिप्लेस करते हैं। तो इसलिए ये बात आपको यहाँ पर बताया गया है कि भाई जनरली प्रोनाउंस को फर्स्ट सेंटेंस पे अवॉइड किया जाता है। सेंटेंसेस दैट बिगिन विद प्रोनाउंस लाइक ही शी इट दे और this are unlikely to be first sentence. Pronouns indicate that something has already been mentioned. Pronoun जैसे this that these those भी है, तो हम लोग ये मानते हैं कि this that these those अगर आया है, ठीक है ना, अगर this that these those आया है तो जरूर ये पहले कोई चीज आ चुकी है जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा है ना, जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा है।
पहले कोई चीज ऐसी आ चुकी है जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए, उस नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए दिस दैट दिस दोस का यूज किया है। जैसे मैं कहूं कि एक मान लो रूल का बात हो रहा है, एक पर्टिकुलर कोई रूल बनाया गया है, सो दिस रूल लीड्स टू दिस दिस दिस, तो दिस रूल मीन्स वो रूल पहले वो वाला बात आएगा जहां पर रूल के बारे में पहले बात किया गया है, तब हम ये मानेंगे कि उसको दिस रूल करके सेकंड टाइम रिप्रेजेंट किया गया होगा, फर्स्ट टाइम नहीं। ठीक है, तो जनरली ही शी इट दे या फिर दिस दैट दीज दोस प्रोनाउन से शुरू होने वाले वर्ड्स, जनरली मैं कह रहा हूं, इंग्लिश है, क्वेश्चन कहीं भी ट्विस्ट ले सकता है, कोई भी मीनिंग हो सकता है, बट जनरली ऐसा नहीं होगा। जिस क्वेश्चन में नाउन या टॉपिक आपके सामने है, उस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि दिस दैट दीज दोस या ही शी इट दे फट से आपका पहला सेंटेंस बन जाए, पहले उस नाउन का जिक्र होगा, आफ्टर दैट ये अरेंज होंगे। आई होप इतना बात आपको समझ में आया हो। आते हम लोग अपनी अगली बात पे। पहले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं भाई अपनी अगली बात पे। हमारा अगला बात क्या कहता है, हमारा अगला बात कहता है स्पॉट द लॉजिकल पेयर्स। आपको सेंटेंस पढ़ते पढ़ते एक दिमाग और लगाना है कि आप लॉजिकल पेयर्स को फाइंड आउट कर पाओ। मतलब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे सपोज करो मेरे पास अगर 5 सेंटेंसेस हैं, तो आपको ये लगे कि हाँ यार डी के बाद सी आएगा। अब वो किस तरीके से कनेक्टेड है वो थोड़ा सा आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। मतलब ये आप श्योर हो जाओ कि हाँ भाई सी के बाद डी आएगा, सी डी पेयर है, सी डी पेयर है, डी पेयर है या ई बी पेयर है, कुछ भी। पेयर बनाने के लिए आप 2-3 टिप्स ध्यान रख सकते हो। मेरे टिप्स ध्यान से सुनना दोस्तों, क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। इन टिप्स को अगर आप खाली ध्यान से सुन लोगे ना, तो अगर 5 मार्क्स का पैरा जंबल है, तो आप फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस अरेंज करने के काबिल हो जाओगे। बाकी बीच वाली जो चीजें हैं उनको मैं फिर डिस्कस करता हूँ आगे, ठीक है ना। तो भाई जरा सीरियसली सुनना और बढ़िया से सुनना, ठीक। चलो देखो, स्पॉट लॉजिकल पेयर्स, लॉजिकल पेयर्स को फाइंड आउट करना है। आखिर पेयर्स बनाए कैसे सर, आखिर पेयर्स बनाने के लिए क्या सोचा जाए, कुछ तो हो। देखो पेयर्स के लिए क्या सोचना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पर लिखा है 3 पॉइंट्स, लिखा है कॉज एंड इफेक्ट, लिखा है कॉन्ट्रास्ट एंड एडिशन, लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, सपोज करो आपने कुछ किया और उसका रिजल्ट आया आपके सामने, तो वो एक पेयर बन सकता है। सपोज कीजिए किसी बच्चे ने बड़ी मेहनत करी और एग्जाम में एकदम पास हो गया बढ़िया से, ठीक है, तो ये हुआ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज था उसका मेहनत करना, इफेक्ट हुआ उसका क्या, कि वो पास कर गया। सपोज कीजिए बहुत ज्यादा रोड पे हैवी ट्रैफिक था, वो लेट पहुंचा, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होना एक कॉज था जिसके कारण वो लेट पहुंचा, वो उसका रिजल्ट है। सपोज कीजिए बाहर बहुत तेज बारिश हो रही, बच्चे आज क्लास नहीं आए, तो बारिश होना एक कॉज है तेज, और उसका इफेक्ट क्या निकला, बच्चे क्लास में नहीं आए। तो ऐसे सेंटेंसेस आपस में बेसिकली पेयर बना लेते हैं, एक के बाद दूसरा, है ना। कॉन्ट्रास्ट एंड एडिशन क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट एंड एडिशन मतलब कॉन्ट्रास्ट का मतलब कुछ अपोजिट और एडिशन का मतलब एक्स्ट्रा, आगे जोड़ना बात को। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो कोई बहुत मेहनत किया लेकिन फिर भी फेल हो गया। सपोज कीजिए अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही, बच्चों को नहीं आना चाहिए, फिर भी बच्चे आ गए, कॉन्ट्रास्ट है ना। हम लोग यूज करते हैं जैसे हाउएवर, डिस्पाइट, इन स्पाइट, है ना, कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग वर्ड यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ, है ना, डिस्पाइट वर्ड का यूज करते हैं, हाउएवर का यूज करते हैं। तो ये सब बेसिकली क्या बताते हैं, ये सब किसी चीज का कॉन्ट्राडिक्शन बताते, कॉन्ट्रास्ट बताते, मतलब उसका उल्टा कुछ हुआ। तो वो जैसे कि उसने मेहनत करी फिर भी फेल हो गया, तो ये कॉन्ट्रास्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं आपस में पेयर बना लेते हैं बेसिकली, क्योंकि वो उसी का इफेक्ट है ना। भले इफेक्ट अपोजिट निकला लेकिन है तो उसी से रिलेटेड, उसी कॉज से रिलेटेड है। अगला है क्रोनो, अच्छा ये एडिशन भी बता दूं आपको। एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं मोर ओवर, है ना, हम लोग वर्ड यूज करते हैं मोर ओवर, एडिशनली, इन एडिशन टू दैट। जैसे मान लो मैं पॉल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं मान लो पॉल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स बता रहा हूँ, मैंने बोला कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, अब मैं दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट बताने जा रहा हूँ, तो मैंने शब्द यूज किया मोर ओवर। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मोर ओवर अगर ये दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो इससे पहले कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आया होगा, तो वो इस सेंटेंस से पहले आएगा, और उसके बाद ये मोर वाला सेंटेंस आएगा, मोर ओवर वाला, या फिर इन एडिशन टू दैट वाला। तो समझ रहे हो ना, वो आपस में पेयर बना लेंगे, है कि नहीं। यहाँ लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है इवेंट, एक के बाद दूसरा इवेंट, एक के बाद दूसरा इवेंट, एक के बाद दूसरा इवेंट। सपोज कीजिए कि आपने ग्रेजुएशन करी और आप ग्रेजुएशन करने के बाद बैंकिंग का पढ़ाई आपने शुरू कर दिया, सपोज कीजिए, या फिर आपने 12th करी और बैंकिंग के लिए आप परस्यू करने लगे, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दिए। सो एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट। वो सो के उठा और सो के उठते सार नहाने चला गया,
नहा के नाश्ता किया, नाश्ता करके स्कूल चला गया, ऑफिस चला गया। ये चीजें होती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये चीज आपको अरेंज करना है, ये चीज आपको सोचना है कि हाँ भाई इस इवेंट के बाद ये इवेंट हुआ, इस इवेंट के बाद इस इवेंट हुआ, उसकी जॉब हो गई, उसके बाद उसकी शादी हो गई, तो इस इवेंट के बाद ये इवेंट हुआ। ठीक है, तो ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ऐसे सेंटेंसेस आपके पेयर बना लेते हैं। लुक फॉर ट्रांजिशन वर्ड। ट्रांजिशन वर्ड कहने का मतलब है वही बात, अभी हम लोग इस पर थोड़ा सा बात कर भी चुके हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स कहने का मतलब है फ्रेजेस सच एज देयरफॉर हो गया, दस हो गया, हाउएवर हो गया। जैसे देयरफॉर क्या दिखाता है, दस क्या दिखाते हैं लोग, रिजल्ट को दिखाते हैं। या फिर हाउएवर का अगर हम लोग बात करें तो ये कॉन्ट्रास्ट को या कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाता है ना, ये कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाता है, ये कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सिमिलरली का, तो सिमिलरली का मतलब सेम टू सेम, हाँ इसी के जैसा सिमिलरली, हम ऐसा किए सेम टू सेम वो भी ऐसा किया। इन एडिशन टू एक्स्ट्रा बताता है। ठीक है, एक्स्ट्रा, एडिशन आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स ऑफ अ सेंटेंसेस प्लेसमेंट विद इन द पैराग्राफ। इनसे एक प्रॉपर प्लेसमेंट बन पाता है सेंटेंसेस का, कि भाई वही पेयर वाली बात को घुमा के बोल रहा है कि हाँ अगर बी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया गया तो मोर ओवर करके दूसरे सेंटेंस में एक और नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया गया तो वो बी के बाद का अरेंजमेंट बन जाएगा। तो इससे आपका दिमाग में एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ ये दोनों जुड़े हुए हैं। These words often suggest relationship between the sentences। इससे दूसरे सेंटेंस के साथ आपको रिलेशन पता चल जाता है। ठीक है, कि मोर ओवर करके अगर यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताया गया तो ये वाला सेंटेंस उस पॉइंट के साथ जाके रिलेट कर जाएगा जहां पर पहला नेगेटिव इम्पैक्ट बताया गया होगा। तो आपको दो सेंटेंसेस का रिलेशन फाइंड आउट करने में बड़ा हेल्प मिलता है। आइडेंटिफाई द कंक्लूजन। कंक्लूजन को आइडेंटिफाई कीजिए। फाइनल पार्ट मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, द कंक्लूडिंग सेंटेंस इज यूजुअली सम ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, कंक्लूडिंग सेंटेंस रिजल्ट होता है, रिजल्ट की तरह। समरी और कंक्लूजन वर्ड्स लुक फॉर फ्रेजेस इन कंक्लूजन एज अ रिजल्ट, हेंस, देयरफॉर, है ना, दस, ऐसा करके। तो ये वर्ड्स आपको इंडिकेट करते हैं कि हाँ भाई कोई चीज रिजल्ट की ओर जा रहा है। और आप जानते हैं कि रिजल्ट किस चीज का सिंबलाइजेशन होता है, रिजल्ट किसी चीज का, रिजल्ट किसी चीज का एंड का, किसी चीज के खत्म होने का, एंड होने का सिंबलाइजेशन होता है, आप ये मान सकते हैं। ठीक है ना। और लास्ट आपका लिखा हुआ यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन चीज है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्या है, इफ यू आर अनश्योर अबाउट द करेक्ट सीक्वेंस यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। चेक विच सेंटेंस कैन नॉट स्टार्ट द पैराग्राफ based on pronouns or transition words and which ones are likely to be in the middle or at the end. This method can help you narrow down the possibilities, लिखा है वो, सॉरी वो थोड़ा सा कवर हो गया, and refine your choices। ठीक है, पॉसिबिलिटीज और आपकी चॉइसेस को रिफाइन करता है। ठीक है, समझिए इस बात को जरा, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा कि हमारा पहला सेंटेंस क्या होगा, ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा हमारा आखिरी सेंटेंस क्या होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये सोचना है कि जैसे फर्स्ट सेंटेंस अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसे सोचो कि कौन सा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आप देख रहे हो 5 सेंटेंसेस को, एक में शुरू में 10 लिखा हुआ है तो ये तो आखिर आखिर में जाएगा, एक के शुरू में मोर ओवर करके कुछ लिखा हुआ है तो ये उस सेंटेंस से रिलेट करेगा जो पहले कहीं किसी चीज का कोई बात किया जा चुका हो, एक में दिस दैट लिखा हुआ है तो ये भी फर्स्ट नहीं हो पाएगा। अब बचे दो, तीन तो एलिमिनेट हो गए, बचे दो। अब दो में हम देख रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे वहां पर कि कौन सा टॉपिक को शुरुआत कर रहा है, हल्का सा अगर लॉजिक लगाएंगे तो माइंड वहां पर जरूर आपको आंसर करेगा कि क्या फर्स्ट होगा क्या नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। बैंकिंग एग्जाम में ये कहा जाता है कि आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा तो आप ये सोचना शुरू कर दो क्या नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत डीप बात है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा तो ये सोचना शुरू कर दो कि क्या नहीं होगा, और क्या नहीं होगा ये भी पता लगा लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको ये चीज समझ के चलनी है। ठीक है ना, आपको ये चीजें समझ के चलनी है। एक सेकंड जरा, हाँ जी, चलिए सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए ये 5 टिप्स लेने के बाद, ये 4-5 टिप्स लेने के बाद कि भाई फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट किया जाए, पेयर्स बैठाए जाएं, पेयर्स के लिए कुछ वर्ड्स की हेल्प ली जाए, मोर ओवर जैसे वर्ड्स, इन एडिशन टू जैसे वर्ड्स, है ना, सिमिलरली जैसे वर्ड्स, है ना, रिलेशंस बैठाए जाएं, एलिमिनेशन लगाए जाएं और अपने सेंटेंस को पैराजंबल में अरेंज कर दिया जाए। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 6 सेंटेंसेस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 6 सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। मैं आपको यही कहूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप मेरी वीडियो को पॉज कर लेना, मैं सामने से हट जा रहा हूँ, ठीक है ना।
आप मेरी वीडियो को पॉज करके पहले खुद से इसका बनाने का कोशिश करना, देन मेरा एक्सप्लेनेशन देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मैं सामने से हट जाता हूँ कि आप वीडियो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज करके आप इसको बनाओ। आई होप आप लोगों ने पॉज कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब मैं सामने आ जाता हूँ आपके। अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं पढ़ना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा पहला सेंटेंस क्या जाएगा। हाउएवर इफ दिस हैपन, सबसे पहला बात तो पहले ही लिख दिया हाउएवर। हाउएवर किसी चीज का कॉन्ट्रडिक्शन होता है, लेकिन, है ना। लेकिन अगर ये होता है, लेकिन अगर ये होता है ना। अब लिखा हुआ है दिस हैपन, दिस भी बता दिया कि ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो पाएगा, और लेकिन भी बता दिया कि फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं डायरेक्ट आके बोलूंगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब क्या है? अरे कुछ तो पहले बोलो, क्यों नहीं जाऊंगा, है ना। या फिर कुछ तो बात पहले बोलेंगे तब तो ये बोलेंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा हाउएवर करके, या फिर दिस तभी लगाएंगे जब पहले किसी चीज को पॉइंट आउट कर चुका हो। दिस हैपेंस इट विल कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द एल्डरली हु मेनली यूज चेक। अगर ये होता है तो ये एल्डरली के लिए, मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए प्रॉब्लम कॉज करेगा जो चेक्स को यूज करते हैं। तो ये तो आप श्योर हो जाओ कि आपका फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं होगा। द यूज ऑफ चेक्स हैज फॉलन ड्रामेटिकली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। पास्ट फ्यू ईयर्स में चेक का यूज बहुत ज्यादा फॉल हुआ है। ये एक टॉपिक की तरह लग रहा है, ये एक टॉपिक की तरह लग रहा है, एक इंट्रोडक्शन की तरह लग रहा है कि हाँ भाई चेक्स का यूज फॉल हो गया। बट अभी मैंने ये नहीं कहा कि ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, मेरे को लग रहा है, सब गेसिंग कर रहा हूं मैं। आगे आ जाओ। ड्रामेटिकली मतलब बहुत ज्यादा फॉल हो गया, कम हो गया। 10 चेक्स में भी फेज्ड आउट। अब 10 लिखा है तो 10 आपको पता है कि थोड़ा सा रिजल्ट की तरीके से देखा जाता है इसको। अब जब इसको रिजल्ट के नजरिए से देखा जाता है तो इसको थोड़ा लास्ट में रखो। 10 चेक्स में भी फेज्ड आउट ग्रेजुअली, आप चेक को हटा सकते हो धीरे धीरे, मेकिंग श्योर दैट नीड्स ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग एल्डरली आर मेट। हर तरीके के लोगों का सेटिस्फैक्शन देखना जरूरी है, खाली यंग लोगों को नहीं, बुजुर्ग लोगों को भी देखना जरूरी है। दिस इज बिकॉज, अब देखो फिर से लिखा दिस इज बिकॉज, तो दिस किसी चीज को तो पॉइंट आउट कर रहा है लेकिन किसको ये नहीं पता, तो इसलिए ये भी फर्स्ट सेंटेंस हो नहीं पाएगा, ये भी फर्स्ट सेंटेंस हो नहीं पाएगा। दिस इज बिकॉज मोर एंड मोर कंज्यूमर आर ट्रांसफरिंग मनी इलेक्ट्रॉनिकली। ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बता रहे हैं किसी चीज का रीजन, दिस इज बिकॉज, ये क्यों हो रहा है। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये रीजन किस चीज का दे रहा है। अगर तुम ये दिमाग लगा पाए तो तुम फट से पेड़ बना पाओगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली बाय डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जा रही है तो चेक्स के रोल कम हो गए। विदाउट चेक्स दे आर लाइकली टू कीप लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश इन देयर होम। चेक के बिना उनको बहुत सारा कैश, बहुत सारा पैसा अपने घर पे रखना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन देयर होम, मेकिंग देमसेल्व्स वल्नरेबल टू थेफ्ट। उसके कारण उनका चोरी होने का भी चांसेस बढ़ जाएगा। अब देखो विदाउट चेक्स दे, अब ये दे जो प्रोनाउन है ये किसी नाउन को तो रिलेट कर रहा है। अगर तुमने ये नाउन रिलेट कर दिया कि दी किसके लिए आया, या फिर ये ही किसके लिए आया, या फिर ये शी किसके लिए आया, या फिर ये इट किसके लिए आया, तो यू कैन क्रिएट अ पेयर। आप एक पेयर बना सकते हैं, यू कैन मेक अ पेयर दैट विल हेल्प यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर पेयर बनाया जाए, दैट विल हेल्प यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक ऐसा पेयर बनाया जाए। ब्रिटिश बैंक्स हैव दस वोटेड, एक सेंटेंस और बच गया, अच्छा हमको लगा वो लास्ट हो गया था। ब्रिटिश बैंक्स हैव दस वोटेड टू फेज चेक्स आउट इन फेवर ऑफ दीज मोर मॉडर्न पेमेंट मेथड्स। देखो दीज मोर मॉडर्न पेमेंट मेथड्स, तुम इस बात से भी पकड़ सकते हो कि दीज मोर मॉडर्न पेमेंट मेथड्स किसको कहा गया, किसको पॉइंट आउट किया गया। तो ये सारी चीजों से दीज से सेंटेंस दीज मोर मॉडर्न पेमेंट मेथड से शुरू नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले पेमेंट मेथड आने चाहिए। विदाउट चेक्स दे से डायरेक्ट शुरू नहीं हो पाएगा क्योंकि ये किसी नाउन को रिलेट कर रहा है। कुल मिला के सारे एलिमिनेट हो गए और मेरा फर्स्ट सेंटेंस क्या बन गया। देखो मेरा एलिमिनेशन वाला बात भी इससे प्रूव हो गया, मेरा एलिमिनेशन वाला बात भी इससे प्रूव हो गया कि हाँ सर मेरा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या बनेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बीच में, हाँ फर्स्ट सेंटेंस मेरा क्या बनेगा सर, बी बनेगा। ये पिंक वाले कलर से लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेंटेंस मेरा बी बनेगा। ठीक है, आपको पिंक कलर क्लियर तो दिख रहा है, हाँ क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त। ठीक है, आ जाइए जरा आगे। इसके बाद मैं क्या लगाऊं सर, मैंने ये देख लिया कि द यूज ऑफ चेक्स फॉलन ड्रामेटिकली, ठीक है ये मैं समझ गया। अब क्या लगाऊं, अब क्या लगाऊं, क्या मैं ये लगा सकता हूँ डायरेक्ट, हैवर दिस हैपेंस इट विल कॉज प्रॉब्लम्स द, लेकिन अगर ये होगा तो एल्डरली के लिए प्रॉब्लम कॉज करेगा, ये डायरेक्ट लगा दूं। या फिर द यूज ऑफ चेक्स हैज फॉलन, अच्छा ये तो फर्स्ट ही हो गया, 10 चेक्स में फेस्ड आउट ग्रेजुअली, ये तो लास्ट लास्ट में जाएगा। दिस इज बिकॉज मोर एंड मोर कंज्यूमर ट्रांसफर कर रही है, रीजन दे रहा है। अब किस बात का रीजन दे रहा है जरा गौर करो, ये रीजन दे रहा है कि चेक्स क्यों फॉल हो रहा है।
ये रीजन आपको इसी बात का दे रहा है कि चेक्स का यूज क्यों फॉल हो रहा है, ये डायरेक्ट उस बात का रीजन है, क्योंकि और ये किसी चीज का रीजन है नहीं। बिकॉज लिखा हुआ है तो ये तो किसी चीज का रीजन दे रहा है। आखिर ये रीजन है किसका, ये रीजन बी का है। विदाउट चेक्स दे आर लाइकली, दे वाला सेंटेंस कब आएगा? अब आप मेरे को ये बताओ, ये दे किसको रिलेट कर रहा है? आपको जरूर समझ में आया होगा ये दे किसको रिलेट कर रहा है, ये दे एल्डरली को रिलेट कर रहा है। तो ये वाला सेंटेंस तो इस वाले सेंटेंस के बाद आएगा, तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पर। अच्छा, ब्रिटिश बैंक्स हैव वोटेड द फेस चेक्स आउट इन फेवर ऑफ दिस मोर मॉडर्न पेमेंट मेथड्स, ये दिस मोर मॉडर्न पेमेंट मेथड्स वाला सेंटेंस तो तब लगाएंगे जब डायरेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड वाला सेंटेंस लगा लेंगे, क्योंकि पता है जो मॉडर्न पेमेंट मेथड्स वो इन्हीं को पॉइंट आउट कर रहा है। तो कुल मिला के आप ये मान लो कि आपका सेकंड सेंटेंस क्या होने वाला है, आपका सेकंड सेंटेंस होने वाला है डी, जो कि बी वाले सेंटेंस का फर्स्ट वाले सेंटेंस का रीजन आपको दे रहा है। और आपका डी के बाद सीधा क्या कनेक्ट हो जाएगा, दीज मोर मॉडर्न पेमेंट मेथड्स के कारण आपका कौन सा सेंटेंस कनेक्ट हो जाएगा, एफ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गया कि हमारे 3 सेंटेंसेस का अरेंजमेंट हो चुका है। ब्रिटिश बैंक्स ने क्या किया, 10 वोटेड टू फेस चेक आउट्स, चेक्स के यूज को कम कर दिया मोर मॉडर्न पेमेंट मेथड्स को देखते हुए। अब बात ये है कि इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये मोर मॉडर्न पेमेंट मेथड्स को आउट तो कर दिया गया, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ, आप ये देखो रिमेनिंग आपके पास कौन कौन से सेंटेंसेस बच गए। बीडीएफ को हटा दिया जाए तो आपके पास अभी भी ए बचा हुआ है, आपके पास अभी भी सी बचा हुआ है, ए बचा है, सी बचा है, और आपके पास क्या बचा है, और आपके पास ई बचा हुआ है। अब सोचो जरा, अब ये 3 सेंटेंसेस है आपके सामने, बाकी 3 को एकदम देखो ही मत, जो तुम्हारे बच गए उन्हीं को देखो। उनमें अब पहला कौन होगा, उनमें अब पहला कौन होगा? क्या मैं पहला ई को बना दूं, यहाँ पर तो दे लिखा है, दे तो एल्डरली के बाद आएगा, और मैं डायरेक्ट क्या सी बना दूं, तो ये तो 10 तो लास्ट लास्ट में रखना ठीक रहेगा। तो मैं पहले यहाँ पर क्या लिखूंगा, पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अब पहले मैं यहाँ पर ए लिखूंगा, पहले मैं यहाँ पर ए लिखूंगा। हां, लेकिन इफ दिस हैपेंस इट विल कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द एल्डरली। अब प्रॉब्लम क्यों कॉज करेगा, विदाउट क्या प्रॉब्लम कॉज करेगा, विदाउट चेक्स दे आर लाइकली टू कीप मोर मनी इन देयर होम एंड दैट विल वल्नरेबल टू थेफ्ट। अब क्या आ जाएगा आपका ई, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, एक ही चीज बचा है सी। आंसर बनेगा बी डी एफ ए ई सी, बी डी एफ ए ई सी, बी डी एफ ए ई सी। लॉजिकल तरीके से हमने सॉल्व किया, ऐसा नहीं है कि कोई भी सेंटेंस कहीं भी लगाया, क्यों लगाया, क्या नहीं लगाया, कैसे लगाया, ये हमें पता चला रीजन, ठीक है। और रीजन क्लियर देख रहा था, हमारे टिप्स कितने हेल्पफुल थे, ठीक है, ये हमें पता चल रहा है। हमारे वो वाले टिप्स कितने हेल्पफुल थे, ये हमें पता चल रहा है वहां से। ये बेसिक क्वेश्चंस है थोड़े, ये थोड़े बेसिक्स टाइप के क्वेश्चंस है। आगे आपको थोड़े अच्छे लेवल, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस कराऊंगा जैसे एग्जाम में आते हैं। ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, किसी प्रीवियस ईयर का, ध्यान रखना। आई होप आपका ये अरेंजमेंट आया हो, अगर आया था तो जरूर कमेंट पे लिखना हाँ सर आया था, ठीक है। बी डी एफ ए ई सी, आइए आगे आंसर, आंसर करना है। हमारा क्या बना, बी डी एफ ए ई सी, है ना, बी डी एफ ए ई सी, एफ है ये। चलिए अब हम लोग अगर आंसर करें, ठीक, तो उस हिसाब से हमारा लास्ट सेंटेंस ये पूछ रहा है, लास्ट क्या आया, लास्ट आया सी। जब लास्ट सी आया तो सी किस ऑप्शन पे है, 2 ऑप्शन पे लगा दो। थर्ड पूछ रहा है, थर्ड कौन सा है, एफ, एफ कौन सा ऑप्शन पे है, 5 पे लगा दो, है ना, बी डी एफ ए ई सी, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, ई, इसका मतलब ऑप्शन लगा दो 5। फर्स्ट क्या है, बी, इसका मतलब ऑप्शन लगा दो 1। और लास्ट क्या है, नहीं सेकंड क्या है, सेकंड है डी, सेकंड है डी, उस हिसाब से 4 नंबर ऑप्शन को टिक करोगे, 4 में डी है, 4 में डी है। बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से एक बार फिर वही तरीका हमारा रहेगा, मैं सामने से हटूंगा, आप पॉज करोगे या फिर आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेके रखोगे। जल्दी से एक बार, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा या फिर पॉज करके देख लिया होगा, ठीक है। मैं अब इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन का। इट ऑल्सो लॉन्च्ड, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, मोर ओवर जैसे वर्ड्स, एडिशनल जैसे वर्ड्स, इन एडिशन टू जैसे वर्ड्स, एडिशनली जैसे वर्ड्स, या ऑल्सो जैसे वर्ड्स, ये किसी बात को, एक बात जो हो चुकी है उसके एडिशन बात करते हैं। इट ऑल्सो लॉन्च कहने का मतलब इससे पहले ये कुछ और लॉन्च कर चुके हैं। अब लॉन्च किसने किया, क्या किया, वो तो आगे पढ़ के पता चलेगा, लेकिन जिसने भी लॉन्च किया वो पहले कुछ लॉन्च कर चुका है, तभी तो हम ये कह रहे हैं इट ऑल्सो लॉन्च्ड, तभी तो हम ये कह रहे हैं इट ऑल्सो लॉन्च्ड, ठीक।
It also launched a policy to ban private cars one work day a week based on the last digit of the number plate and has put restrictions on the number of vehicles from outside the city and raised parking fee in urban areas। पढ़ के तो भाई पॉल्यूशन वाला ही चक्कर लग रहा है, क्योंकि गाड़ियों पे रोक लगाया जा रहा है, पार्किंग फीस बढ़ाया जा रहा है, बाहर से गाड़ियों को रोका जा रहा है। ये तो तभी किया जाता है जब किसी सिटी में पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाए। ऑड इवन फार्मूला जैसे दिल्ली में भी लगाया गया था आज से कुछ साल पहले, तो आप समझ सकते हैं दिल्ली में कितना पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण ये सोचा गया था। ठीक है, तो ये चीजें वहां पर की जाती है। बट ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो पाएगा। आ जाइए आगे। बिजिंग्स एनुअल बिल फॉर ट्रैफिक कंजेशन। बिजिंग्स एनुअल बिल फॉर ट्रैफिक कंजेशन। बिजिंग आप जानते हैं, बिजिंग सिटी आपका चाइना, ठीक है, बिजिंग चाइना में है, ठीक है। अमाउंट्स टू 70 बिलियन युआन। 70 बिलियन युआन का नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं, रिसेंट स्टडी हैज फाउंड। रिसेंट स्टडी से ये पता चला है। ये फर्स्ट सेंटेंस हो भी सकता है, चांसेस है, क्योंकि एक स्टडी का इंट्रोडक्शन दे रहा है और उसमें ये पता चला है, ये हो सकता है। हाइवर सच, हाइवर से डायरेक्ट शुरू नहीं करेंगे, हटा दो इसको, ठीक है। सच मेजर्स हैव डन लिटिल इन रिड्यूसिंग, मतलब कुछ मेजर्स लिए होंगे तो उनको सच मेजर्स करके रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सच बिल्कुल दिस दैट की तरह होता है, सच बिल्कुल दिस दैट की तरह होता है। जैसे दिस दैट से शुरू डायरेक्ट नहीं करते, वैसे सच से भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। द स्टडी फर्दर स्टेट्स, स्टडी फर्दर स्टेट कर रहा है, कौन सा स्टडी? वो स्टडी जो हमने बी में जिसका जिक्र किया यहाँ पर, अ स्टडी, अ रिसेंट स्टडी, है ना। अ रिसेंट स्टडी उसी स्टडी का बात कर रहा है। द स्टडी फर्दर स्टेट्स दैट 80% ऑफ द टोटल लॉस रिलेट्स टू वेस्टेड वेटिंग, ठीक है, वेटिंग के कारण 10% गैस एंड 10% एनवायरमेंटल डैमेजेस। आखिर नुकसान होता क्या है उसका जिक्र है यहाँ पर। आप बताइए कि बी और डी में पहला क्या हो सकता है? आर्टिकल्स आप थोड़ा समझते होंगे, मैं आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन एक बात बताता हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं कहता हूं देयर वॉज किंग, बड़ा बच्चा वाला सेंटेंस है। किंग वॉज वेरी काइंड। एक राजा था, राजा बड़ा काइंड था, बड़ा दयालु था। मैं अगर इस सेंटेंस पे बात करूं थोड़ा सा भी, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग किंग का बात कर रहे हैं, किंग को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब किसी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं वो हमारे लिए इनडेफिनिट होता है एक नजरिए से, तो उसके लिए हम लोग आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जब कोई चीज पहली बार मुद्दे पे आता है तो उसके लिए आर्टिकल एन यूज किया जाता है, ये मान के कि वो हमारे लिए इनडेफिनिट है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल एन इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। ये इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, ऐसी चीजों को दिखाते हैं जो पहली टाइम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है या पहले से अननोन है, ठीक। अब यहाँ पर किंग तो हमारे लिए नोन हो गया ना, किस किंग का बात कर रहे हैं वो तो पता चल गया। तो सेकंड टाइम से हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो द आर्टिकल होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। द डेफिनेट आर्टिकल होता है, एन इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। इस बात को समझ के चलना, इस बात को समझ के चलना। तो ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा पैराजम्बल को अरेंज करने में। क्यों? मान लीजिए जैसे यहाँ पर अ स्टडी लिखा था, अ रिसेंट स्टडी, रिसेंट तो चलिए एडजेक्टिव का काम करेगा स्टडी के लिए, और यहाँ पर द स्टडी लिखा है, तो मैं आपसे सवाल पूछूं कि अ वाला सेंटेंस पहले आना चाहिए कि द वाला? आप कहोगे सर ए वाला, क्योंकि कोई चीज पहली टाइम इंट्रोड्यूस होती है तो आर्टिकल एन आता है, उसके बाद द लगाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर किसी एक नाउन के लिए आर्टिकल एन भी आया है और आर्टिकल द भी आया है, तो हम ये मान सकते हैं कि एन वाला आर्टिकल वाला सेंटेंस पहले आएगा और द वाला उसके बाद ही कहीं जाके आएगा। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर सकती है अपने सेंटेंस को अरेंज करने में। ऐसे कई सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जब आपको दूंगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका पैराजम्बल काफी हद तक सुधर जाएगा। बाकी मैंने ये नहीं कहा कि पूरा सुधर जाएगा, पूरा सुधारने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करना है बहुत सारा, ठीक है। तो फॉल्स नहीं बोलना है कि मैं आपको सिखाऊंगा और आप पूरा सीख जाएंगे, फिर आपको उस पर काफी काम करना है और आप जरूर सीख जाएंगे, फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। और अगर उससे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, कहीं से भी पढ़ लो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। द स्टडी फर्दर स्टेट्स ये यही है, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट नहीं हो पाएगा। इन 2011 इट इंट्रोड्यूसेस अ लॉटरी सिस्टम। 2011 में लॉटरी सिस्टम लगाया गया टू रीन इन। रीन इन का मतलब होता है किसी चीज को कर्व करना या कंट्रोल करने के लिए, है ना, कंट्रोल करने के लिए नंबर ऑफ व्हीकल्स पीपल बाय। एज अ रिजल्ट owing to these losses, इन लॉसेस के कारण सिटी स्टार्टेड टैकलिंग प्रॉब्लम्स ईयर्स अगो। सिटी ने प्रॉब्लम्स को टैकल करना शुरू किया। आइए जरा इस बात को समझते हैं कि भाई प्रॉब्लम पहले आएगा तभी तो कोई चीज करेंगे।
तो यहाँ पर इट इंट्रोड्यूसेस लॉटरी सिस्टम टू रीन इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो व्हीकल्स को क्यों रोका जा रहा था? कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का प्रॉब्लम था, नुकसान था, जो कि प्रीवियस सेंटेंसेस में दिखाया जा चुका है, तो इससे डायरेक्ट शुरू करना सही नहीं होगा। और एज अ रिजल्ट ओइंग टू दीज लॉसेस, अब दीज लॉसेस यहाँ पर लिखा है तो लॉसेस पहले आ चुकी है, तभी तो इनको रिलेट कर पा रहा है, तो एफ भी फर्स्ट नहीं बनेगा। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? 100% हमारा इस सेंटेंस का आंसर शुरू होगा बी से। 100% हमारा इस सेंटेंस का आंसर कहां से शुरू होगा? बी से। कि बीजिंग में एनुअल ट्रैफिक जो बिल का ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये आ रहा है रिसेंट स्टडी से फाइंड आउट किया गया। और मैंने पहले ही आपको इशारों इशारों में इशारा कर दिया है कि बी के बाद क्या आएगा। उसी स्टडी को फर्दर एक्सप्लेन किया गया डी में, तो आप फिर लगाओगे डी। द स्टडी फर्दर स्टेट्स दैट 80% इतना, मतलब उस बात को यहाँ पर जो नुकसान का लॉस का बात किया गया, उस लॉस को यहाँ पर एक्सप्लेन करके डिफाइन करके बताया गया द स्टडी लिख के। तो हमारा ए और सी कट गया, सॉरी बी और सी का, बी और डी का यूज हो गया है ना, बी और डी दो सेंटेंसेस हमारे यूज हो गए। अब अगला सेंटेंस हम लोग क्या लगाए? अगला सेंटेंस हम लोग ये सोचेंगे कि हमारे पास 4 सेंटेंस है। इट ऑल्सो लॉन्च्ड, ये तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते प्राइवेट कार्स, क्योंकि ये एक मेजर की तरह है, मतलब पॉल्यूशन को सुधारने के लिए ये एक मेजर की तरह लिया गया पॉइंट है। अब मेजर तो आप पहले एक मेजर लोगे तभी तो कहोगे ना इट ऑल्सो लॉन्च, तो इससे पहले कोई ऐसा मेजर आना चाहिए जो उन्होंने लिया पॉल्यूशन को सुधारने के लिए, इसलिए यहाँ पर ए तो लगेगा नहीं। सी, डायरेक्ट सी लगा दो। हाउएवर सच मेजर्स, पहले मेजर्स लेने तो दो, पहले मेजर्स लेने तो दो, ठीक है। हाउएवर सच मेजर्स हैव डन लिटिल, पहले मेजर्स लेने तो दो, ठीक है। सी नहीं होगा। अब बचा तेरा क्या? बचा तेरा ई और एफ। ई और एफ में बात करोगे इट इंट्रोड्यूसेस लॉटरी सिस्टम, तो हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये वो फर्स्ट मेजर है जिसको लिया गया बिजिंग के द्वारा। बात समझ पा रहे हो? ये वो फर्स्ट मेजर है जो बिजिंग के द्वारा लिया गया, लॉटरी सिस्टम लगाया गया था व्हीकल्स को रोकने के लिए। इसके अलावा और क्या क्या किया गया वो बता रहा है ए। तो यहां से मेरे को पता चला कि ई और ए का बड़ा बेहतरीन पेयरिंग है। ई और ए के बीच बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, बहुत गहरा रिलेशनशिप है, ठीक है। ध्यान रखना है, ई और ए के बीच बड़ा ही गहरा और बड़ा ही शानदार वाला रिलेशनशिप है। यहाँ पर एक मेजर दिखाया गया है, उसी मेजर को दूसरे मेजर के साथ यहाँ पर ऑल्सो करके लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या लगाया जाए? एज अ रिजल्ट ओइंग टू दीज लॉसेज। अब मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा एफ, क्योंकि यहाँ पर बी और डी में मैंने जिन लॉसेस का बात किया उनको दीज लॉसेस करके एफ में कंटिन्यू किया गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज लॉसेस सिटी क्या की, प्रॉब्लम्स को टैकल करना शुरू की, मतलब मेजर्स लेना शुरू की। उसमें से वो पहला मेजर क्या ली, वो ई में लिखा हुआ है। और आपको पता है कि ई के बाद वाला पेयरिंग किससे होना है? सेकंड मेजर ए में लिया गया है। लेकिन फिर उससे रिजल्ट क्या निकला? वो मेजर्स बहुत ज्यादा कारगर नहीं साबित हुए, उनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हैव डन लिटिल इन रिड्यूसिंग कंजेशन। लास्ट में आपका क्या आ गया? सी। बी डी एफ ई ए सी, बी डी एफ ई ए सी, बी डी एफ ई ए सी, ये अरेंजमेंट आपका यहाँ पर बनेगा बी डी एफ ई ए सी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आई होप आपने सही भी बनाया होगा। मैं तो ये आशा करूंगा आप सही से बनाओ, ठीक है। बी डी एफ ई ए सी, बी डी एफ ई ए सी, ये आंसर बनेगा आपका। चलिए अगर ये आंसर आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बी डी एफ ई ए सी, बी डी एफ ई ए सी, यही है ना अरेंजमेंट? हाँ ठीक है। फर्स्ट पूछ रहा है आपसे, बोलो फर्स्ट सेंटेंस क्या बना? बी। आंसर क्या लगेगा? बी कहाँ है? 1 नंबर पे। सेकंड सेंटेंस क्या बना? डी। कहाँ पर है भाई? डी 3 पे। थर्ड सेंटेंस क्या बना? एफ। कहाँ पर है? एफ 2 पे। फोर्थ सेंटेंस क्या बना? ई। कहां पर है? ई 4 पे। लास्ट क्या बना? अच्छा फिफ्थ नहीं पूछा, लास्ट पूछा ना। लास्ट बना सी। सी का मतलब कहां है? सी 2 पे। ठीक है, मजा आया? चलो अगले क्वेश्चन पे। सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं फिर से सामने से हट जाऊंगा क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लोगे और पॉज करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं सामने से हट रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा या फिर जो भी पॉज करना आपने करके देख लिया होगा क्वेश्चन। सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। मैं सीधा सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ पॉज करवा के, क्योंकि दिमाग आप लगाओ फिर मेरे दिमाग से चलो, ठीक है ना। ना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा, ठीक है, और आपका कम समय में बेनिफिट हो जाए, मेरा यही टारगेट है। वीडियो अगर अच्छा लगे जरूर शेयर करना, जरूर से लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
ठीक है ना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस बात को जरूर से ध्यान रखें। आइए आगे। एज अ रिजल्ट द नॉन स्टॉप टेंशन एंड एंजाइटीज, एज अ रिजल्ट देखिए पहले ही आ गया एज अ रिजल्ट, हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स में ये वर्ड था। ये थोड़ा सा लास्ट लास्ट पार्ट होता है, दस हो गया, देयरफॉर हो गया, एज अ रिजल्ट हो गया, हेंस हो गया, देयरफॉर हो गया, ये सब थोड़ा लास्ट लास्ट का बात होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम लास्ट ही सेंटेंस होता है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा आगे का बात होता है, शुरुआत में नहीं लगाते इसे। ये मिस इंटरप्रिटेशन मत कर लेना कि मैं कह रहा हूँ हमेशा ये सेंटेंस को एकदम पांच का अगर अरेंजमेंट है तो पांचवें नंबर पे आएगा, और छह सेंटेंस का अरेंजमेंट है तो एकदम सिक्स नंबर पे आएगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट द नॉन स्टॉप टेंशन एंड एंजाइटीज एट वर्क ऑफन रिजल्ट इन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो बहुत ज्यादा टेंशन और एंजाइटीज के कारण हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। द ट्रूथ इज वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ट्रूथ ये है कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते वर्ल्ड ऑफ वर्क को। चलो ये तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, इसके बारे में अभी हम कुछ कहेंगे नहीं। वी स्पेंड एटलीस्ट हाफ आवर वेकिंग आवर्स एट वर्क, हाफ हमारा वेकिंग आवर काम पे ही बीत जाता है। आप जानते हैं आजकल ड्यूटीज बड़ी टफ है प्राइवेट में, 10-10 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद घर में भी जाके प्रेशर प्रेशर बहुत होता है प्राइवेट कंपनीज में, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। वी हैव देयरफॉर टू टेक चार्जेस एंड ट्रांसफॉर्म द वे इन विच वी रिस्पॉन्ड टू अवर वर्क एनवायरनमेंट। सो हमें चार्ज खुद लेना पड़ेगा, हम ये चीज़ खुद संभालना है, खुद समझना है कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वे इन विच वी रिस्पॉन्ड टू अवर इन्वायरमेंट, कि हम इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे उस वर्किंग इन्वायरमेंट में खुद को ढालेंगे कि हमारे दिमाग का भी नुकसान ना हो और काम भी चलता रहे। तो ये चीज़ें तो तब आएंगी जब प्रॉब्लम आएगा। हमें पता है प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है बहुत ज़्यादा काम करने से और बहुत ज़्यादा जागने से। मतलब हमारा जो हम लोग उठे हुए रहते हैं उसका आधा से ज़्यादा समय काम पे बीत रहा है, जिसके कारण हम लोग डिप्रेशन पे जा रहे हैं। तो ये सेंटेंस का ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं बी या सी, मतलब बेसिकली तो सी से आप समझ भी रहे होंगे, मैं जानबूझ के नहीं डायरेक्ट वन को टारगेट कर रहा है। ऐसे बच्चे सोचेंगे कि इतना जल्दी वन को कैसे या फिर सी को कैसे टारगेट कर दिया, इसलिए मैं डायरेक्ट टारगेट कभी नहीं करता, मैं पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ता हूँ तभी फाइनली मैं आउटपुट निकालता हूँ उससे। तो वी हैव देयरफॉर, ये भी फर्स्ट नहीं बनाऊंगा मैं, वी हैव देयरफॉर टू टेक चार्ज, क्योंकि देयरफॉर लिख रखा है यहाँ पर। सो हाउ कैन वी कंट्रोल दीज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर दीज प्रॉब्लम्स लिख रखा है, इसको भी हम फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे हो। ये वाला सेंटेंस उसको रिलेट कर रहा है, ए को, ए और ई का पेयर बन सकता है, ठीक है। एंड परफॉर्म एट वर्क, हाउएवर वी कैन चेंज द वे वी फील, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं कैसे फील करना है हमको, कैसे किसी चीज को अरेंज करना है, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन लेकिन डायरेक्ट शुरुआत नहीं करेगा। अब बी और सी है तेरे पास, सोच लो, बड़ा आसान है, बी और सी में पहला क्या लगाया जाए। द ट्रूथ इज वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड ऑफ वर्क, क्या ये बात डायरेक्ट बोल देंगे, सच्चाई ये है कि हम काम की दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। अरे भाई अगर हम ये बात डायरेक्ट बोल देंगे तो इससे क्या साबित होगा कि ये बात हम कर क्यों रहे थे। हम डायरेक्ट ही आके बोल देंगे हम काम की दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, भाई चेंज करने का जरूरत ही क्यों है। चेंज करने का जरूरत है तभी हुआ होगा ना, जरूर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उससे पहले वो प्रॉब्लम बताओ कि तुमको काम की दुनिया को चेंज करने का आखिर जरूरत क्यों महसूस हुआ। तो इस सेंटेंस का ओरिजिनेशन जो होगा वो सी से होगा कि वी स्पेंड एटलीस्ट हाफ एन वेकिंग आवर्स, काम पे हमारा काम ज्यादा समय बीतता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, एज अ रिजल्ट नॉन स्टॉप टेंशन एंजाइटीज एट वर्क ऑफन रिजल्ट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। अब उसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ये आ जाएगा फिर। अब फिर अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सो हाउ कैन वी कंट्रोल दीज प्रॉब्लम्स, मैंने अभी बताया था ये और ये रिलेट कर जाएंगे, पेयर बना लेंगे, हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो तेरे तीन सेंटेंसेस तो ऐसे ही उड़ गए, सी हो गया तेरा यूज, ठीक है, सी हो गया तेरा यूज, ए हो गया तेरा यूज, और ई हो गया तेरा यूज। इतने सेंटेंस तेरे यूज हो चुके हैं, ठीक है। अब जो यूज नहीं हुआ उसको टारगेट करो, अब जो यूज नहीं हुआ उसको टारगेट करो। ये सर तीन हमारे यूज नहीं हुए, ऐसे करोगे ना जल्दी सीखोगे। मैं जैसे जैसे टेक्निक लगा रहा हूँ, देखो मैं दो तीन सेंटेंस जब अरेंज कर लेता हूँ ना, तो फिर उनको क्या कर देता हूँ, सर्कल करके या पॉइंट करके साइड कर देता हूँ। धीरे धीरे यही इमेज आपको अपने दिमाग में बनानी सीखनी है। अब मेरा है बी, डी और एफ, मैं पहले क्या लगाऊं, क्या मैं डायरेक्ट ये कह दूं द ट्रूथ इज वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड ऑफ वर्क, वी हैव देयरफॉर टू टेक चार्ज, तो देयरफॉर है जो उसको थोड़ा लास्ट लास्ट में रखो। हाउएवर वी कैन चेंज द वे वी फील, हम अपने फील करने के तरीके को चेंज कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं ई के बाद डायरेक्ट मैं डी लगाऊं या एफ लगाऊं तो इस बात का लॉजिक क्या निकलेगा, डी रिजल्ट बता रहा है, एफ किसी बात का कॉन्ट्रेडिक्शन। अगर एफ कॉन्ट्रेडिक्शन बता रहा है हाउएवर से, तो वो प्रीवियस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रेडिक्शन बताना चाहिए फिर। अच्छा प्रीवियस स्टेटमेंट मेरा ई था, ई में ये बताया गया था सो वी कैन कंट्रोल दीज प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्म एट वर्क, हाउ कैन मतलब कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ई वाले सेंटेंस के बाद डायरेक्ट एफ लगा दूं, हाउएवर वी कैन चेंज, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। ये बात तुम बोला क्यों, लेकिन हम चेंज करना होगा या फिर चेंज कर पाएंगे खुद को, ये बात तुम कब बोला होगा, ई के बाद डायरेक्ट बोल देगा क्या, ई के बाद डायरेक्ट ये बात बोल देगा। अभी तुम ई में बोला सो हाउ कैन वी कंट्रोल, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने तरीके को चेंज करना पड़ेगा। तुमको ये नहीं लग रहा है बीच में कुछ मिसिंग है, ये लेकिन वाला बात किसी और को रिलेट कर रहा है, ये लेकिन वाला बात किसको रिलेट कर रहा है सर, सी को। ये बोला जा रहा है, नहीं नहीं सॉरी सी नहीं,
सॉरी सॉरी सॉरी, सी नहीं मेरा कहने का मतलब था। मेरा कहने का मतलब है वो किसको रिलेट कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है बी को, क्योंकि बी में बोला कि द ट्रूथ इज वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम की दुनिया को चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर भी काम की दुनिया को चेंज नहीं किया जा सकता है, तो सर फिर क्या किया जा सकता है? हाउएवर, लेकिन वी कैन चेंज द वे वी फील। अपने सोचने के तरीके को बदलिए, खुद को बदलिए, खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए। एफ। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये देयरफॉर वाला सेंटेंस, वी हैव देयरफॉर टेक चार्ज, और हमें खुद ही चार्ज लेना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इन चीजों को अगर खुद की हेल्थ को बचाना है तो। CAE BFD, CAE BFD, CAE BFD, CAE BFD, ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा, बिल्कुल बेहतरीन आंसर। आई होप आप लोगों का भी आंसर आया होगा, आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, मैं तो यही होप करूंगा। ठीक है, आप सही से ही बनाओ। CAE BFD, CAE BFD, CAE BFD, CAE BFD। फर्स्ट सेंटेंस क्या बना? सी, इसका मतलब ऑप्शन 2। सेकंड क्या बना? ए, इसका मतलब ऑप्शन 5। थर्ड क्या बना? ई, इसका मतलब ऑप्शन 4। फोर्थ क्या बना? बी, इसका मतलब ऑप्शन 5। लास्ट क्या बना? डी। ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन पे नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया क्या? और लास्ट स्टेटमेंट ऐसे कैसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है ना? डी ही तो लास्ट होगा, ये ऑप्शन मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, किसी को डी में कन्वर्ट कर देता हूँ, आंसर डी होगा। ठीक है, इसका लास्ट का डी, डी वाला स्टेटमेंट होगा, डी है नहीं किसी ऑप्शन पे। किसी को भी डी में कन्वर्ट कर लो ना, किसी को भी डी में कन्वर्ट कर लो। सपोज करो मैंने इसको डी में कन्वर्ट कर दिया और ये टिक कर दो, लास्ट सेंटेंस डी होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ हुआ, आई एम सॉरी। ठीक है ना, टाइपिस्ट बहुत बार कर देता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, डांटूंगा जिससे जाके, ध्यान रखना इस बात को। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, सबसे पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का अच्छे से, बिल्कुल इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सामने से हट गया हूँ, मैं सामने से हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा इतनी देर में। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड थोड़ा सा पीछे हाइड हो गया, ये फैमिलीज लिखा है, आपको दिखेगा, ऐसा बात नहीं, आप जूम करोगे दिखेगा फैमिलीज लिखा हुआ है। थोड़ा सा वो कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो नीचे भी छाप दिया, वो ये नहीं सोचा कि नीचे ये सब आ जाएंगे, आइकन्स आ जाएंगे, उसे नहीं पता था। ठीक है ना, यहाँ फैमिलीज है, ठीक है ना, फैमिलीज है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क जा रहा है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क जा रहा है। मैं नेक्स्ट क्लास भी आपको पैराजंबल ही कराऊंगा, तो पैराजंबल जब कराऊंगा ना, तो पहले ये क्वेश्चन करवा के आपको करवाऊंगा। लेकिन आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर, जितने लोग देखोगे कमेंट जरूर करोगे कि आपने इसको कैसे अरेंज किया। क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि द फर्स्ट एंड द फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ द पैराग्राफ, द फर्स्ट एंड द फोर्थ ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन। मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं करना। इसके अलावा आपको ये पी क्यू और आर एस टी को अरेंज करना है। टोटल 7 स्टेटमेंट है आपके, इन 7 में से 2 अरेंज्ड है, फर्स्ट और फोर्थ, और इसके अलावा आपको बाकी सेंटेंसेस को चेक करना है। मैं नेक्स्ट क्लास आपको एक टिप्स बताऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए जिसमें सेंटेंस फिक्स्ड होता है। फिलहाल आप इसको जरूर बनाएंगे और इसका आंसर जरूर देखेंगे, ठीक है ना, आप अरेंज करेंगे और ये आपके आंसर टिक करने के लिए दिए हुए हैं ऑप्शंस। ठीक है, जरूर से बनाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। ठीक है ना, क्वेश्चंस को सीखिए, इसी बेस से आप हाई लेवल पैराजंबल्स आगे बना पाओगे, मेंस लेवल के पैराजंबल्स बना पाओगे। ठीक है, आप देखना मैंने मेंस के पैराजंबल का भी एक वीडियो दिया है, एसबीआई क्लर्क मेंस का, आप उसमें देखना, बेसिक्स यही काम करेंगे आपके, बस वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा। तो बेस अच्छा हो तो फिर लेवल कितना भी ऊंचा चले जाए कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। सो आज का वीडियो एंड करते हैं, वीडियो को जरूर से शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है वीडियो से तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।